deserts to dynamic fields, the relationship between India and Israel is basically sowing the seeds of innovation and food security. Hello everyone, this is अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हाल ही में इंडिया और इजराइल के बीच में हुए एग्रीकल्चर अग्रीमेंट ने फिर पूरी दुनिया में या फिर पूरे इंडिया को एक पॉजिटिव रे ऑफ होप दी है या कुछ पॉजिटिव इनोवेशंस की बात की है। सो स्टार्टिंग विद कि जब भी हम इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अक्सर हमने बात की है डिफेंस पार्टनरशिप की। नो डाउट कि इजराइल इंडिया के डिफेंस पार्टनर में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर में से पिछले कुछ सालों में देखा गया है। बट ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स एग्रीकल्चर भी डिफेंस के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि इंडिया और इजराइल के बीच के ये जो एग्रीकल्चर अग्रीमेंट है, दिस इज नॉट एक्चुअली एन एग्रीमेंट, दिस इज कंसिडर्ड एज अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक अच्छे मकाम पे है एंड साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरीके से उसने अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे भी किया है। सो हाल ही में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, उसके कुछ की पॉइंट्स रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, साथ ही साथ अग्रीमेंट जो हमने किया है एनिमल हस्बेंड्री पे बात किया है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, 43 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और खोले जाएंगे जहां पर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग और रिसर्च और इनोवेशन की जाएगी दोनों कंट्रीज के द्वारा मिलके। देन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स किस तरीके से की जाएंगी, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूम किया जाएगा। सो ये कुछ आपके अग्रीमेंट्स जो है साइन किए गए। साथ ही साथ इस अग्रीमेंट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि हमने बोला कि भाई 5 ईयर का इंपॉर्टेंट हम सीड प्लान करेंगे। वाई सीड प्लान? सीड इंप्रूवमेंट प्लान क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेसिकली इजराइल जो है बहुत नए नए तरीके की सीड्स का डेवलपमेंट कर रहा है, नए नए तरीके की मॉडिफाइड सीड्स जिसका डेवलपमेंट और जिसका रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सेम टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अपनाइए, क्या है आगे हम बात करेंगे। बट यस, डिस्कशन बिटवीन बोथ द नेशंस ऑन द 5 years ऑफ सीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ऐसे सीड्स बनाए सके जो ड्राउट रेजिलियंट हो, यानी कि क्लाइमेट एकदम से जो क्लाइमेट जो चेंजेस है, जो क्लाइमेट में हम अडेप्टेशंस ला सकते हैं, जो इफेक्ट्स है उसे कम तो कर नहीं सकते, तो हम जो चेंजेस कर सकते हैं वो अपने तौर और तरीके में कर सकते हैं। तो इसलिए क्लाइमेट रेजिलियंट या ड्रॉट रेजिलियंट सीड्स और इनोवेशंस हम लोग कर रहे हैं इजराइल के साथ मिलके इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबल कमिटमेंट फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट। साथ ही साथ हमने ये भी बात की, हालांकि इंडिया हमेशा ही बात करता है वासुदेवई कुटुंबकम, वन अर्थ इज अ फैमिली या अर्थ इज आवर वन फैमिली, इसी को आगे कमिट करते हुए हमने इस बार इजराइल के साथ बात की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करेंगे और क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। मैंने बताया ना कि ऐसे सीड्स वी विल गोइंग टू डेवलप दैट इज बेसिकली क्लाइमेट फ्रेंडली या ड्रॉट रेजिलियंट सीड्स हैं। क्योंकि हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर्स हैं और राइस प्रोड्यूसर्स यानी कि चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन पानी की कमी है। तो हम इस तरीके से क्या बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन जो सीड्स लेके आएंगे राइस के, जिसमें पानी की लागत कम होगी और इफेक्टिव वो उतना ही रहने वाला है। साथ ही साथ हमने इजरायली डेलीगेट्स को अपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भी इनवाइट किया है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली होगी। नाउ थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली इंडिया और इजराइल का डिफेंस फैल्कन हो गया, डिफरेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, फाइटर जेट्स हो गए, आर्म्स हो गए, उन सब के अलावा भी हमने एक साइलेंट रेवोल्यूशन के लिए, जो आपका एग्रीकल्चर इसे साइलेंट रेवोल्यूशन माना जा रहा है दोनों देशों के बीच में, उसके लिए भी बहुत सी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इनके साथ जो है साइन की है और उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। अब स्पेसिफिकली क्या है कि अब यूपीएससी कैन आस्क यू कि इफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन और अ सेक्टर ऑफ द टू कंट्रीज इन न्यूज, देन देयर आर हाई चांसेस दैट दे विल गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन आस्क इन मीन्स कि भाई यस, दिस इज इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, गुड, इट इज गुड फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट टेल द
recent initiatives which has been taken in the field of agriculture. So they can ask a question like this. So agriculture sector is equally very important when we talk about India and Israel relationship. And when I'm talking about the relationship, one of the most important technique or initiative which is important, which we have studied from our school time, that is drip irrigation. ड्रिप मतलब वन ड्रॉप वन क्रॉप. इट्स ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि मतलब वी हैव टू, इन शॉर्ट, वी हैव टू सेव वाटर फ्रॉम द कल्टिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो देयर इज अ वेरी Israel is known for its drip water irrigation because Israel is actually a sea facing country, but and obviously Israel has a very bad history of wars, and still there is a war which is going between Israel and Gaza or the Hamas people. But exactly सारी चीजों से हट के Israel has basically developed a far way cutting edge and far way advanced technology of defense and agriculture as well, जिसका one of the best example is drip irrigation technology. So Israel's world renowned drip irrigation technology has revolutionized the water usage in Indian agriculture, and we are using this drip irrigation technology in our water scarce state. That is one of the example, that is in Rajasthan. So in Rajasthan, the drip irrigation system introduced by Israeli companies have helped farmers to improve crop yields by reducing the water consumption up to 50%. Now, India is approx the world population, like 18% of the population of the world is basically, we are the highest producers. We are basically the one of the largest producers of the world, population of the world. So actually 18%, I'm so sorry, 18% of the fresh water requirement is of India, and approx out of this 18%, 4% fresh water is basically used by us in agriculture only. So India is actually highly on a water scarcity. There is a very few people which are, they have excess of fresh water, or they are having excess of water in the summer season, specifically in the summers. But out of which, because we are an agriculture society, approx 770 million people, approx 70% of the Indian poor, according to the World Bank report, people are basically Indian poor are from the agriculture background, and per day average or per month average income is around 13,000. So according to that particular information, we are a water scarce country, we are a highly populated country, and despite fact that we have a very limited number of fresh water, but yes, we are agriculture rich economy, so we need a huge amount of water for the agriculture. That's why we have signed a technology or agreement related with Israel, that is on drip water irrigation. This is not something new, but yes, from the very school time हमने ये पढ़ा है कि drip water irrigation is very essential, करना चाहिए, but actually implementation level पे अभी तक ये use नहीं हो रहा था, या तो effectively use नहीं कर रहे थे. But now with the help of Israelis drip water irrigation system, we are actually working on it. आपको बताना है in which state of India we have the largest drip irrigation system, or one of the largest drip irrigation system of the world. You have to tell me in the comment. Now, water management solutions. There are actually, Israel is also known for water management because there is also water scarcity. They are actually desalining the water. समुद्र के पानी का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, उसको desaline करके fresh water में convert करके. In fact, उनका 70% of जो desalinated water है, जिसका वो प्रोसेस के थ्रू डिसलाइन कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल वो डोमेस्टिक चोर्स के लिए कर सकते हैं. सो इन्होंने डिसैलिनेशन में भी अच्छी खासी पारंगत पा ली है, और हमने वही टेक्नोलॉजी इनके साथ साइन की है. सो वेरियस डिसैलिनेशन एंड इफेक्टिव वाटर और एफिशिएंट वाटर यूज प्लांट्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री. सो डिसैलिनेशन प्लांट्स एंड एफिशिएंट वाटर use, because Israelis are pioneer in water management also, or and in desalination technology. सो वाटर मैनेजमेंट के पर्पस से ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कम पानी है उसको कैसे कन्वर्ट करके डिसैलिनेशन का प्रयोग कर रहे हैं. डिसैलिनेशन हम भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली द कॉस्ट इज वेरी हाई, जिसके चलते हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें हम लिमिटेड में अच्छा खासा आपका कन्वर्जन कर सके सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर. बट यस, हमने इसका ये इस्तेमाल किया, और हम इसी डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तमिलनाडु में भी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्टिवली जिसने काम किया है दैट इज इन
Maharashtra. So in regions of Maharashtra and Tamil Nadu, we are basically using this desalination technique, or desalination plants has been established, which is highly impacting or affecting or helping the people in this particular region to conserve water and recycle water. Now, the third important, greenhouse gases control farming. Obviously, हम जानते हैं methane is one of the largest source of greenhouse emission. या methane is one of the largest. Rice fields are basically one of the largest source of methane. That is a greenhouse gas. तो जो आपकी agriculture field है, that is also largest source of greenhouse gas emission. Now, they have also developed a technology or a farming system जहां आप greenhouse और controlled farming कर सकते हैं. उसी चीज का हमने अग्रीमेंट साइन करके उनके साथ में डेवलपमेंट की बात की है. So Israelis have been also pioneer in the greenhouse technology, which allows crop to be grown in controlled environment, thus protecting them from pests, diseases and extreme weather conditions. आपसे अगर मैं कहूं जोधपुर में बर्फ गिर गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बट यस, जोधपुर में इतनी हेल स्टॉर्म्स हुई, इतने बड़े बड़े हेल्स गिरे कि वहां पे बहुत बड़े स्केल पे क्रॉप्स का नुकसान हुआ. तो ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, इनसे बचने के लिए भी ग्रीन हाउस प्रोटेक्टेड फार्मिंग, या फिर ग्रीन हाउस प्रोटेक्टेड ही क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ दी ऑल द एमिशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग का इस पे इफेक्ट पड़ रहा है. एक्सट्रीम कंडीशन हो रहे, कभी भी एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, कभी भी एक्सट्रीम सर्दी हो रही है, या तो सर्दी ही नहीं पड़ रही है. इन सारी चीजों का पूरा इफेक्ट पड़ता है आपकी क्लाइमेट क्रॉप पे और एग्रीकल्चर पे, उससे भी प्रोटेक्ट करती है ये टेक्नोलॉजी. सो इन हरियाणा, बेसिकली वी आर using this in Haryana. In Haryana, the Israeli companies have helped farmers to set up greenhouses for high-valued crops like tomatoes and basically peppers. And these houses enable year-round production, reduce water usage, and increase the productivity, contributing to the higher income for the farmers. साथ के साथ हमने examples की भी बात की है, ताकि जब आप आंसर लिखें तो properly example वहां पे mention करें, ताकि वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से impactful रहे. और ये ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल फार्मिंग हम बेसिकली फार्मर्स, हरियाणा के फार्मर्स के साथ कर रहे हैं, और उनको काफी इसका फायदा भी हुआ है, काफी प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज भी हुई है, और साथ ही साथ इनकम भी इंक्रीज हुई है. अब इन सारी जो रीजंस है, इन सारी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और इनोवेशंस का पूरा श्रेय जाता है इजराइल की एग्रीकल्चर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को. सो दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो डेवलप्ड, वी आर आल्सो एस्टैब्लिश इजरायली के साथ मिलके प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स एंड रिसर्च बेसिकली इनोवेशन सेंटर्स इन आवर कंट्री. सो इजरायली इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन, और इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, टू इंप्रूव ऑन द इंडियन क्रॉप वैरायटीज. कैसे यील्ड प्रोडक्शन बना सकते हैं, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, किस तरीके से डिजीजेस और पेस्ट कंट्रोल करके हम अलग अलग तरीके की सीड्स जनरेट कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकते हैं. Israeli scientists have worked with Indian researchers to develop more drought-resilient varieties of wheat and high-yield seeds of crops such as cotton and tomatoes. Specifically, हम राइस और व्हीट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि राइस, व्हीट और कॉटन की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे ज्यादा लार्ज एरियाज में ग्रो करने वाले जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया के यही हैं. अगर मैं प्रोडक्शन वाइज बात करूं, सो यस, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. फर्स्ट की बात करें तो यस, कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले इंडिया राइस का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ चुका था, चाइना को पीछे छोड़ के. बट नाउ अगेन चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. सेकंड पे अगर आप शुगर केन की बात करें तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. जो एक वक्त था कि हम शुगर केन में भी ब्राजील को पीछे कर चुके थे, बट टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस एंड हार्श कंडीशंस जो नुकसान पहुंच रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, उसकी वजह से भी हमारी जो वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं. अगर मैं बात करूं कैटल में, स्पेसिफिकली बुफेलोज में, तो इंडिया इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल हस्बेंड्री जो है वो कर रहा है, स्पेसिफिकली इन द मैटर ऑफ बुफेलोज. दैट्स व्हाई हमने इस अग्रीमेंट में लाइफ स्टॉक्स यानी कि कैटल्स की भी बात करी है, कि हम किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट और उनको डिजीज फ्री या उनकी बेसिकली ग्रोथ पे भी काम कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड भी इनिशिएटिव हम साथ में इनके ले रहे हैं, बिकॉज एट द एंड रिसर्च मैटर्स. जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा उतना ही डेवलपमेंट करेंगे. ओके,
जब भी हम इजराइल की बात करते हैं वी कांट फॉरगेट अबाउट द एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे डेफिनेटली कि हम एग्रीकल्चर नहीं भूलेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में भी हम हॉर्टिकल्चर नहीं बोलेंगे। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नए नए तरीके के फ्लावर्स एंड हर्ब्स की ग्रोथ को आप बेसिकली हॉर्टिकल्चर कहते हैं। स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर इज अबाउट ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया भी पिछले कुछ वक्त में हॉर्टिकल्चर में ग्रो करने की बात कर रहा है, अलग अलग इनिशिएटिव ला रहा है। स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर के मामले में वी आर फोकसिंग इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हम नॉर्थ ईस्ट को हॉर्टिकल्चर पर्सपेक्टिव से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हॉर्टिकल्चर के अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करना और फ्लावर्स को ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से अच्छा क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करती हैं नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज। बट यस, बैक टू कि क्या हम हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंप्रूविंग द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वैरायटीज। हमारे वहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यस वी आर अ वेजिटेरियन कंट्री। तो उसके चलते भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये डील एक प्लस पॉइंट काम करती है। बहुत अलग अलग तरीके की हमने न्यू क्रॉप वैरायटीज, न्यू फ्रूट वैरायटीज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद डेवलप की है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। और इसी का एक जो एग्जाम्पल है दैट इज मैंगो। मैंगो कल्टिवेशन, मैंगो जिसको बोलते हैं फलों का राजा, या अभी समर आ रही है, एवरीवन विल बी लाइक, अब हर एक हाउस होल्ड में आपका मैंगोज का एक अच्छा खासा इनटेक है। तो मैंगो कल्टिवेशन को लेके भी इजराइल के साथ हमने टेक्नोलॉजी करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, नई तरीके की वैरायटीज, नई तरीके की सीड डेवलप करी, साथ ही साथ जिसने मैंगो प्रोडक्शन को ऑब्वियसली बूम तो किया, लेकिन साथ ही साथ हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया। क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है कि आपका ग्रो करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, या एक बार ग्रो करने तक का प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बट वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे फार्मर को बेनिफिट देगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आधे से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या ऑलमोस्ट अ गुड नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाते हैं, जिसके ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं, जिसके चलते उनका कहीं ना कहीं नुकसान फार्मर्स का होता है। इसीलिए मैंगोज कल्टीवेशन को स्पेसिफिकली लेके हमने इजरायली टेक्नोलॉजीज के साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे काम किया, ताकि वो स्पॉइलेज ऑफ मैंगोज ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे काम कर सके और ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ा सके क्रॉप्स का। तो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोडक्शन पे भी ध्यान दें, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दें। दोनों तरीके से फार्मर और कंट्री को बूम करने का मौका मिला आफ्टर दिस। साथ ही साथ बहुत नए तरीके के हाई तरीके का क्रॉप्स जैसे फ्लावर्स और हर्ब्स को भी ग्रो करने में मदद की, और इसका बेनिफिट स्पेसिफिकली ज्यादातर जो दो स्टेट्स ले रहे हैं दैट इज कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सो यस, जो ये पूरी एग्रीकल्चर बूम है या जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं जो इसराइल हमारे साथ मिलकर कर रहा है, डेफिनेटली उसने इंडियन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, चाहे वो प्री हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो ड्यूरिंग प्रोसेस हो, उसको बहुत ज्यादा मदद की है। और ये जो अग्रीमेंट्स है दोनों कंट्रीज में, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके, एक्सीलेंस सेंटर से लेके, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने से लेके, आपके दोनों देशों में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप लेकर आ रहे हैं। सो यस, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, यानी कि अभी और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एक प्रॉपर मैनर में हो रहा है, एक रेवोल्यूशनरी मैनर में हो रहा है, जहां दोनों कंट्रीज अपने चैलेंजेस को सरपास करके अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो वीडियो आपको समझ आई हो। बहुत सिंपल और सॉफ्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।